नमस्कार दोस्तों। कुंभ मेले को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं। मेले में आए सभी लोग, चाहे वे भूले भटके हों, अगड़े पिछड़े हों, अपने अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन एक महिला ऐसी भी थी जो मेले से गायब हो गई थी और 40 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। उसके मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। फिर 13 मार्च को अचानक वह महिला अपने घर लौट आती है। जैसे ही वह वापस आती है, उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सब उससे पूछते हैं, तुम इतने दिन कहाँ थी? महिला जवाब देती है, मैंने भोग विलास से भरा जीवन छोड़ दिया है और अब एक नया जीवन अपना चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, उसकी हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने कोई त्याग या संन्यास का जीवन अपनाया है, बल्कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कहीं मजा लेके किसी के साथ रंगीन रातें बिताकर लौटी हो। यह एक बेहद रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। आखिर उस महिला ने कुंभ मेले में ऐसा क्या क्या किया था? दोस्तों, आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली छाया एक 28 वर्षीय महिला थी जो अपने पति सुरेंद्र और 9 साल की बेटी के साथ रहती थी। उसका परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था, जिसमें उसके पति के 3-4 भाई भी शामिल थे। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे और वह अपने परिवार के साथ एक साधारण गृहस्थ जीवन बिता रही थी। 2 फरवरी को छाया अपने गांव के कुछ लोगों के साथ प्रयागराज संगम स्नान के लिए गई। इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक था, क्योंकि कुंभ मेले में संगम स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हजारों की संख्या में लोग इस दौरान संगम में स्नान करने आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। छाया और उसके परिवार के अन्य लोग भी इसी आस्था के साथ संगम पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान किया और पूजा अर्चना की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन स्नान के बाद जब सभी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक छाया भीड़ में कहीं खो गई। छाया अपने परिवार से अलग हो गई और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। शुरुआत में उसके साथ आए गांव के लोग सोच रहे थे कि वह आसपास ही होगी और जल्द ही मिल जाएगी। उन्होंने मेले में घंटों तक उसे खोजा, खोया पाया केंद्र में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर सभी लोग घर लौट आए और उम्मीद करने लगे कि शायद वह किसी तरह खुद ही घर पहुंच जाएगी। लेकिन जब कई दिन बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला, तो परिवार चिंतित हो गया। छाया के पति सुरेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतनी आसानी से गायब हो सकती है। उसने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मेले में अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं और कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। सुरेंद्र परेशान था। वह अपने ससुराल और पड़ोसियों से भी झगड़ता रहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई न कोई जरूर उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे जिम्मेदार है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। जब सबको लगने लगा कि शायद छाया अब कभी नहीं लौटेगी, तभी 13 मार्च को, लगभग 40 दिन बाद, वह अचानक घर वापस आ गई। उसकी वापसी से घर में हलचल मच गई। सभी हैरान थे कि वह इतने दिनों तक कहां थी और अब अचानक कैसे आ गई। जब छाया घर पहुंची, तो उसकी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई और रोने लगी। उसकी मां के बिना वह बहुत परेशान थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि छाया इन 40 दिनों तक आखिर कहां थी। जब उसके पति ने उससे सवाल किया कि वह इतने दिनों तक कहां थी, तो छाया ने जो जवाब दिया, उसने सभी को और भी ज्यादा चौंका दिया। उसने कहा, मैं अब सन्यासी बन चुकी हूं। मैंने भोग विलास का जीवन त्याग दिया है और अब संत जीवन जीना चाहती हूं। यह सुनते ही गांव की कुछ महिलाएं उसकी श्रद्धा में उसके पैर छूने लगीं और जय जयकार करने लगीं। लेकिन बहुत से लोगों को उसकी इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ।
जब छाया संगम स्नान के लिए गई थी, तब उसके पास साधारण कपड़े थे। लेकिन जब वह 40 दिन बाद लौटी, तो उसने पांव में पायल पहन रखी थी, हाथों में सुंदर चूड़ियां थीं, उंगलियों में महंगी अंगूठियां थीं और उसके पास एक मोबाइल फोन भी था। यह सब देखकर लोग हैरान थे। अगर वह सच में सन्यासिन बन चुकी थी, तो फिर उसके पास ये सारी चीजें कहां से आईं? छाया की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी। न जाने किस मजबूरी में वह कहीं किसी अनजाने धंधे में फंसी हुई थी। समाज में उसकी छवि खराब हो चुकी थी और लोग उसके बारे में तमाम तरह की बातें करने लगे थे। लेकिन अब जब वह अपनी बेटी को लेने आई, तो हर कोई सवाल करने लगा, तुम इसे अपने साथ ले जाकर क्या करोगी? इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तुम्हारा भरोसा ही क्या? छाया ने साफ कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। वह मेरी सेवा करेगी। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। किसी ने पुलिस बुला ली थी और सवाल जवाब होने लगे थे। पुलिस पूछताछ करती और छाया अपनी वही कहानी दोहराती है, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ, यही मेरी दुनिया है। लेकिन पुलिस अधिकारी और समाज के लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। पुलिस वालों ने छाया की बातों को गौर से सुना और उसकी हरकतों को ध्यान से देखा। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि वह झूठ बोल रही थी। पुलिस अधिकारी बोले, तुम समाज से पहले ही अलग हो चुकी हो। तुमने अपना संन्यास ले लिया है, तो फिर इस दुनिया से क्या लेना देना? जब तुमने अपने रिश्तों से नाता तोड़ दिया, तो बेटी को साथ ले जाने की जिद क्यों कर रही हो? छाया चुप थी। यह सच था कि उसने संन्यास ले लिया था, लेकिन क्या मां बनने का हक भी छिन जाता है? पुलिस वालों ने फिर कहा, अगर तुम्हें समाज से कोई मतलब नहीं, तो फिर बेटी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो? और अगर उसे ले ही जाना है, तो पहले अपने पति के पास जाओ। आखिर बेटी पर उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। तुम उसे अकेले क्यों लेकर जाना चाहती हो? अब पुलिस ने बेटी से भी पूछा, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? 9 साल की छोटी सी बच्ची क्या जवाब देती? उसे अपने भविष्य का क्या पता? लेकिन उस मासूमियत से कहा, मैं अपनी मां के साथ रहूंगी। पुलिस अधिकारी गंभीर हो गए। बच्ची इतनी छोटी है कि वह अपना फैसला खुद नहीं ले सकती। उसे अपने परिवार में ही रहना चाहिए। समाज में जो लोग रहते हैं, उसे भी समाज के साथ ही रहना चाहिए। और तुम, छाया, अब सन्यासी बन चुकी हो। तुम्हें तुम्हारा मार्ग मुबारक। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन बच्ची किसी भी हाल में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी भी आई थी, ताकि छाया को ठीक से समझाया जा सके। जब उससे पूरी सच्चाई पूछी गई, तो मामला और गहरा निकला। वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। छाया के मुताबिक वह कुछ लोगों के साथ संगम स्नान के लिए गई थी। संगम में डुबकी लगाने के बाद लोग धीरे धीरे वापस आने की तैयारी करने लगे। इसी बीच 4-6 महिलाएं एक कॉस्मेटिक की दुकान पर चली गईं और वहां सौंदर्य प्रसाधन खरीदने लगीं। दुकान पर काफी भीड़ थी। दुकान का मालिक, जिसका नाम दिनेश था, ग्राहकों से परेशान हो रहा था। उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैडम, आगे बढ़ो, भीड़ मत लगाओ। छाया के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह वहां रुकी रही। उसने झुंझलाकर कहा, मैं अकेली हूं और तुम ग्राहकों से इस तरह बात कर रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ो। थोड़ी देर तक वह आगे बढ़ती रही, लेकिन उसकी नजरें अब भी दुकान पर ही थीं। तभी दिनेश ने उसे रोका और कहा, मैडम, क्या तुम सच में काम की तलाश में हो? मैं अकेले इस दुकान को संभाल नहीं पा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो। मैं तुम्हें रोज 500 रुपये दूंगा, साथ ही खाने पीने का पूरा इंतजाम भी रहेगा। छाया यह सुनकर सोच में पड़ गई। उसकी जिंदगी में आर्थिक समस्याएं पहले से थीं। उसका पति सुरेंद्र किसी काम का नहीं था। छाया का पति मुश्किल से ही कमाता था। अगर एक दिन काम पर जाता, तो सिर्फ 2 दिन के खर्च का इंतजाम हो पाता। बाकी समय घर की स्थिति बद से बदतर होती जाती। यही वजह थी कि छाया लगातार तनाव में रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। इसी दौरान उसे पता चला कि महाकुंभ का मेला लगने वाला है, जो पूरे 20 से 25 दिनों तक चलेगा।
उसने सोचा कि अगर इस मौके का फायदा उठाया जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर वह इस दौरान मेहनत करे तो कम से कम 12,000 रुपए कमा सकती है। छाया ने बिना किसी को बताए मेला जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और क्या करने वाली है। यहाँ तक कि उसके अपने गांव के लोग भी इस बात से अनजान थे। जब वह काम करने के लिए निकल गई तो कोई उसे ढूंढने तक नहीं आया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसने खुद को समझाया, अब मुझे अपने लिए जीना है, अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। छाया मेला क्षेत्र में पहुंची और एक दुकान पर काम मांगने लगी। वहां उसकी मुलाकात दिनेश से हुई, जो एक दुकान चलाता था। दिनेश ने उसे काम पर रख लिया। सुबह से लेकर देर रात तक वह दुकान पर काम करती। इस दौरान उसने देखा कि दिनेश काफी मेहनती और ईमानदार इंसान था। इस बीच उसके गांव में लोग बातें करने लगे। जब उसके पड़ोसी या जान पहचान वाले गांव लौटते तो उसका पति उनसे छाया के बारे में पूछता, लेकिन किसी के पास कोई सही जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि छाया कहीं गुम हो गई है। इधर छाया दिन भर दुकान पर काम करती और रात को अपने रहने का इंतजाम करती। पहले उसने महिलाओं के तंबू में रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां असुविधा महसूस होने लगी। कमरे में रहना भी आसान नहीं था, क्योंकि खाना बनाने और बाकी जरूरतों में दिक्कतें आ रही थी। दिनेश ने एक दिन उससे कहा, तुम मेरे साथ कमरे में रह सकती हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन हम साथ काम कर रहे हैं। छाया को यह बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह फैसला सही रहेगा। आखिरकार वह पूरे दिन दुकान पर काम करती थी और अब उसे रहने के लिए भी एक स्थायी जगह चाहिए थी। धीरे धीरे छाया और दिनेश साथ रहने लगे। दोनों दिन भर दुकान संभालते, ग्राहकों से बातचीत करते, सामान बेचते और रात को आराम से सो जाते। व्यापार अच्छा चलने लगा था। दोनों ने मेहनत से दुकान को अच्छी तरह से संभाल लिया था। जब दुकान का सामान कम होने लगा तो दोनों मथुरा जाते और वहां से नया सामान लेकर आते। एक दिन दुकान बंद रखकर वे करीब 2 लाख रुपए का सामान खरीद लाते और फिर हफ्ते भर उसकी बिक्री करते। इस तरह दोनों की मेहनत रंग लाने लगी और उनकी दुकान चल निकली। इसी बीच छाया की बेटी अंशिका घर पर अकेली थी। छाया को उसकी चिंता सताने लगी। उसने अपने ससुराल में फोन नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वहां उसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन उसने अपनी मां को फोन किया और कहा, अगर हो सके तो अंशिका का ख्याल रखना, उसे भूखा मत रखना, उसकी देखभाल करना। लेकिन छाया को पता था कि घर की स्थिति पहले जैसी ही थी। वहां हमेशा झगड़े होते रहते थे। उसके ससुराल वाले वैसे भी उसके फैसलों को नहीं समझते थे। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह वहां वापस नहीं जाएगी। 25 या 26 फरवरी को मेला समाप्त होने वाला था। अब दुकान भी ज्यादा नहीं चल रही थी, क्योंकि भीड़ कम हो गई थी। 4-5 दिन बाद उन्होंने दुकान बंद कर दी और हिसाब किताब किया। इतने दिनों तक साथ काम करने के बाद छाया और दिनेश के बीच एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जाना और समझा। जब मेला खत्म होने लगा तो छाया ने दिनेश से पूछा, अब तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे या नहीं? तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ मथुरा चलो, वहां हम एक नई शुरुआत करेंगे। दिनेश ने छाया को कुछ पैसे दिए, करीब 10 से 15,000 रुपए, और दोनों मथुरा के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर दिनेश ने अपने घर वालों से कहा, मैं शादी करके आया हूं। घर वालों को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वे खुश हो गए। दिनेश अकेला रहता था, इसलिए सबने यह सोचा कि कोई न कोई तो उसके साथ होना ही चाहिए। उसके भाई और परिवारजन अब उसका स्वागत कर रहे थे। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, चलो। कम से कम उसने घर तो बसा लिया, यह अच्छी बात है। यह पहली बार था जब परिवार वालों ने छाया को इस रूप में देखा था। इससे पहले जब वह अपने मायके आई थी तो बस जरूरत भर का सामान लेकर लौट जाती थी। वह कभी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, न ही अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताती थी।
लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। जब छाया मायके पहुंची तो उसकी माँ और भाई उसे देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान पर खामोशी। कुछ ही देर में माहौल थोड़ा सहज हुआ तो माँ ने पूछ ही लिया, बेटी, क्या अब सब ठीक है? छाया ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, पर अंदर से वह कई भावनाओं में उलझी हुई थी। छाया की माँ ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह अपनी बेटी को ससुराल वापस नहीं भेजेंगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा था, मैं अपनी बेटे के पास जाऊंगी। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। यह शब्द छाया के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उसने अपनी माँ की मजबूरी को समझा और उनके फैसले का सम्मान किया। छाया के जीवन में अब दिनेश आ चुका था। वह उसकी हर मुश्किल में साथ देने को तैयार था। उसने छाया से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह अपना लूंगा। यह शब्द सुनकर छाया की आंखों में हल्का सा सुकून झलकने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। फिर दोनों मथुरा से आगरा के लिए निकलते हैं, लेकिन वे सीधे ससुराल नहीं जाते, बल्कि पहले मायके जाते हैं। दिनेश भी उसके साथ होता है। जब मायके वाले उन्हें देखते हैं तो वे थोड़ा संकोच में पड़ जाते हैं, लेकिन छाया की दृढ़ता देखकर वे भी समझ जाते हैं कि वह अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। उसने साफ साफ कह दिया, मैं इन्हीं के साथ रह रही हूं और इन्हीं से शादी करूंगी। जब यह बात ससुराल वालों तक पहुंची तो वे ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। उन्हें भी एहसास हो गया था कि छाया अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। दरअसल छाया के पहले पति सुरेंद्र की हालत ठीक नहीं थी। वह बेरोजगार था और इसी वजह से मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा था। वह छाया को प्रताड़ित करता था, इसलिए वह मजबूर होकर यह कदम उठाने पर मजबूर हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल था छाया की बेटी का। छाया ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को लेकर मायके जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह सन्यासी होने की बात कहेगी तो उसे आसानी से बेटी मिल जाएगी। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को शक हुआ कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। पुलिस ने छाया के मायके वालों और दिनेश को बुलाया और पूछताछ शुरू की। अधिकारी जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और क्या सच में वह बच्चे की मां का ख्याल रख पाएगा। जब पुलिस ने दिनेश से बात की तो उसे एक ईमानदार व्यक्ति पाया, लेकिन पड़ोसियों ने कुछ और ही कहानी बताई। यह बहुत शराब पीता है, पत्नी को मारता पीटता नहीं है, लेकिन कमाता भी नहीं है। उसकी पत्नी ही इसे पालती है। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी ऐसा कह रही है, अब तुम क्या करोगे? सुरेंद्र ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, अगर यह किसी और के साथ रहकर आई है तो मैं इसे अब नहीं रखूंगा। उसकी बेरुखी से साफ जाहिर हो गया कि उसे अब छाया की कोई परवाह नहीं थी। अब फैसला छाया की बेटी को लेना था। उसने मां की ओर देखा और कहा, मैं तो मम्मी के साथ ही रहूंगी। सुरेंद्र ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, जहां तेरी मां जाएगी वहीं तू भी जाएगी। इस तरह छाया अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए सफर की ओर कदम बढ़ाया। फिर छाया और दिनेश मथुरा लौट आए। अब उनके सामने एक नई दुनिया थी, नए सपने थे। महाकुंभ के मेले में इसे चमत्कार कहें या कुछ और, यह आप तय करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। और जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।